स्वागत है आपका इस चैनल में, ठीक है ना। तो आप आज हम लोग सीखेंगे यूपीएससी के लिए इकोनॉमी का, ठीक है ना। इकोनॉमी का मेंस का टॉपिक समझेंगे, ठीक है ना। प्लस में उसका सिलेबस भी समझेंगे, प्लस में देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है, और एक टॉपिक हम स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है ना। एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए पर सबसे पहले हम इसको समझते हैं इकोनॉमिक आता किस में, ठीक है ना। चलिए एक मिनट रुकिए, ठीक है ना। इकोनॉमी हम यूपीएससी में पहले समझे हैं ना। यूपीएससी में हम देखें कि इसमें कितने हैं, 4 पेपर है। GS1, GS2, ठीक है, GS3 और GS4, ठीक ना। तो GS3 इसमें आ गया आपका सिलेबस इकोनॉमिक आ गया। उसके बाद हो गया इकोनॉमिक के बाद आ गया साइंस टैग, ठीक है ना। उसके बाद इन्वायरमेंट, ठीक है ना, इन्वायरमेंट। उसके बाद हो गया इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी। एक और लास्ट आ गया डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट ये आता है। तो आज हम लोग इकोनॉमी शुरू करेंगे, ठीक है ना। GS3 का 1 टॉपिक इकोनॉमिक, ठीक है ना, इकोनॉमिक। चलिए देखते हैं पहले सिलेबस से देखते हैं। ये मेंस के लिए है, नो कि प्रीलिम्स। हालांकि प्रीलिम्स इससे आता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये नहीं है कि सिर्फ मेंस ही के लिए है, प्रीलिम्स के लिए भी है, ठीक है ना। तो मेंस मतलब इसका कोर सब्जेक्ट मेंस का ही है। तो चलो देखते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स का 3 पार्ट में बटा गया, कृषि और संबंध विषय, उच्चतर विषय, उसके बाद सामाजिक आर्थिक विकास। चलिए इसको हम जहरी से देखते हैं, एकदम पास लाकर, ठीक है ना, और समझते हैं। देखिए सिलेबस में सबसे भूमि सुधार, ठीक है ना, लैंड रिफॉर्म। उसके बाद कृषि क्षेत्र में दी गई जाने वाली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडियाँ, न्यूनतम MSP है, ये कृषि विपणन प्रणाली है, पशुपालन का अर्थशास्त्र, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद सरकारी बजटिंग, उच्चतर विषय में है सरकारी बजटिंग, निवेश मॉडल, आधारभूत संरचना, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, ठीक है ना। उसके बाद आर्थिक उदारीकरण, उसके बाद क्या है गरीबी, बेरोजगारी, समावेशी विकास, भारतीय आयोजन, खाद्य सुरक्षा। ये जो 3 टॉपिक है, इससे पीटी में एनी टाइम क्वेश्चन आता है 2-3, ठीक है ना। पीटी में ये जो 3 टॉपिक कोर सब्जेक्ट है, इस सबसे भी आता है, कहीं ना कहीं हर साल आता है। तो पहले हम देखते हैं इसमें कृषि संबंध विषय, ठीक ना। इसमें हम भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म देखने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट स्टार्ट करते, इसको लाते हैं, 1 सेकेंड। देखिए आ गया भूमि सुधार, ठीक है ना। देखिए अब है भूमि सुधार, ठीक है ना, लैंड रिफॉर्म, इंग्लिश में कहते हैं लैंड रिफॉर्म, आपको लिखा भी होगा, ठीक है ना, लैंड रिफॉर्म, ठीक है। अब इसमें कृषि उत्पादकता, ठीक है ना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि दिखा रहा है, ठीक ना। लैंड रिफॉर्म को कृषि तकनीकी सुधार और भूमि सुधार 2 बार में बटा गया। कृषि उत्पादकता को, ठीक ना, तकनीकी सुधार करना होगा, उसका भूमि सुधार। ये ध्यान में, कृषि उत्पादकता में अगर वृद्धि करना है तो 2 चीज़ें करनी होगी, भूमि को सुधार करना होगा, उसमें तकनीकी सुधार करना होगा, ठीक ना। भूमि सुधार में पढ़ना है तो अन्य बातों के अलावा काश्तकारों को शोषण को दूर करना होगा, ठीक ना। समाजशास्त्री विचारधारा यह है, ठीक ना। अब प्रस्तावना देखते हैं, किसका प्रस्तावना देखेंगे हम, भूमि सुधार का, ठीक है ना, भूमि सुधार। चलिए भूमि सुधार का प्रस्तावना, ठीक है ना। भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, ठीक है ना, कुछ भी प्रस्तावना आप अपने से बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि यहीं आप लिखेंगे। तो ये समझिए कि भारत में समाजशास्त्री कहते हैं कि कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, गरीबी निवारण और सामाजिक न्याय के लिए क्या है, भूमि सुधार आवश्यक है। ये नहीं आपको याद हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा था, अब ये ऐसे दे दीजिए कि भारत में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और भूखों समेत लोगों को बचाने के लिए हमें लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार अति आवश्यक है, ठीक है। बस इसका ये भी हो जाएगा प्रस्तावना, ठीक ना। लेकिन इसमें देख रहे थे कि भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ावा, गरीबी निवारण और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधार आवश्यक माना जाता है, ठीक ना। बस ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा, प्रस्तावना, जिसमें 3 टॉपिक ध्यान देना है बस प्रस्तावना में। भूमि सुधार में क्या देना है आपको, भूमि सुधार, सामाजिक न्याय, ठीक है ना, सामाजिक न्याय। उसके बाद क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय के बाद हो गया गरीबी निवारण, उसके बाद एक और हो जाएगा गरीबी निवारण के बाद सामाजिक न्याय हो जाएगा, गरीबी निवारण और है उत्पादकता को बढ़ावा देना, ठीक ना, उत्पादक को बढ़ाना। ये है लैंड रिफॉर्म, ठीक ना, भूमि सुधार। अब समझ में आ गया भूमि सुधार को कैसे प्रश्न देना है। भारत में कृषि उत्पादक में वृद्धि करने, गरीबी को बचाने, ठीक ना, और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधार आवश्यक है, ठीक ना। ये 13 मेंस में ये क्वेश्चन भी पूछ दिया है भूमि सुधार में, ठीक ना। इसके आगे हम देखते हैं क्या पूछ रहा है, ठीक ना। 1 सेकेंड। भूमि सुधार को हम कई टॉपिक में देख सकते हैं, जिसमें काश्तकारों का शोषण को रोकना है, ठीक ना, भूमि का पुनर्वितरण, लोगों में पुनर्वितरण करना है, ठीक ना, कृषि उत्पादकता में प्रति हेक्टेयर वृद्धि करना है, गरीबी को कमी करना है, ये देख सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें हम आगे देखते हैं, इसमें आगे हम देखते हैं
भूमि सुधार की विषय वस्तु। देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है, पहले ये देखे ध्यान दे लेते हैं, ठीक है ना। विषय वस्तु में पढ़ना क्या है, पहला है बिचौलियों को विशेष रूप से जमींदारी का अंत। बिचौली क्या हो गया, जब ब्रिटिश परंपरा आई था तो उन लोगों ने जमींदारी व्यवस्था लाया था, जमींदारी, ठीक है ना, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें वो बिचौली रखा गया था। बिचौली पैसा वसूलेगा और ला कर देगा, वही हो गया बिचौली व्यवस्था। इसका अंत करना है भूमि सुधार विषय वस्तु है। दूसरा है काश्तकार के सुधार, ठीक है ना, इसमें लगान का नियम लगाया गया था, उसमें काश्तकारी का स्थायित्व कि किसको कितना जमीन देना है, और स्वामित्व संबंधी अधिकार, ठीक है ना। तीसरा है भूमि का पुनर्संगठन करना है, छोटे छोटे खेतों की समस्या का समाधान करना, ठीक है ना, जैसे कि चकबंदी करके खेत को बड़ा करना, ओके। तो मतलब सहकारी कृषि, साथ में लीजिंग, ठीक है ना। तो मतलब भूमिहीन निर्धनों कृषि का, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको कृषि के लिए भूमि का देना, ठीक है ना, ये सामाजिक न्याय में हो गया। तो इसको आगे देखते हैं, इस समझ में है ना, यही पढ़ना होगा। बिचौलियों का अंत सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए हम बिचौलियों का अंत स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए इधर। बिचौलियों का अंत, आज़ादी से पहले भारत में जमींदारी आदि बिचौलिए उच्च लगान अन्य सरकार काश्तकारों की भारी मात्रा में शोषण करते थे, समझ में है ना। मतलब कि अब ऐसे लिख सकते हैं, जमींदारी के पूर्व, मतलब आज़ादी के पूर्व अंग्रेज़ों ने कई सारी प्रक्रिया लागू की थी, जिसमें जमींदारी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जो बिचौलियों को लाकर काश्तकारों की भारी मात्रा में शोषण करते थे, ठीक है ना, या ऊंचे लगान या ऊंचे कर वसूलते थे। कृषि उत्पादन का स्तर अत्यंत निचला चला गया, इससे कृषि का स्तर क्या हो गया, नीचे चला गया। इससे ऊंचे लगान से क्या हो, कृषि का स्तर नीचे चला गया एकदम, ठीक है ना। उसके बाद लिख रहा है इंग्लिश में, भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणकरण होगा, ठीक है ना, मतलब रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की प्रक्रिया का ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का हस्तशिल्प को नष्ट करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। ये ध्यान में कि भारत सरकार द्वारा जो अपनी हस्तशिल्प, हाथ से बनाने वाली अपनी प्रक्रिया थी, उसको पूरी तरह नष्ट कर दी गई, ठीक है ना। इससे यही हो गया, ठीक है ना। उसके आगे देखते हैं, देखिए क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो जनसंख्या का पलायन, जनसंख्या वृद्धि हुआ और गांव की ओर बढ़ावा गया, ठीक है ना। उसके बाद भूमि की मांग को बढ़ावा हो गया, भूमि की मांग की जाने लगी, लगान का बढ़ाना उन लोगों ने शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब उसके आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसके आगे है, जी सुनिए, भारत में मद्रास राज्य द्वारा 1948 में पहले बिचौलियों के लिए 1948 में मद्रास में, ठीक है ना, बिचौलियों का अंत के लिए न्यायालय ने योजना शुरू की थी, ठीक है ना। जमींदारी उन्मूलन के लिए शुरुआत की गई, अन्य राज्यों द्वारा धीरे धीरे इस दिशा में कार्य किया गया। 1972 में पूर्णतः इसे समाप्त कर दिया गया। और क्वेश्चन रहेगा, बिचौलियों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 1972 में, ठीक ना। और समाप्त करने में सबसे बड़ी योजना किसकी रही, न्यायालय की। न्यायालय ने इसकी बहुत बड़ी मुहर की। देखिए बिचौलिए का अंत में सबसे बड़ी कठिनाई न्यायपालिका का हस्तक्षेपों के रूप में सामने, जिनका क्षतिपूर्ति का उच्च स्तर था। बिचौलिए को उन्होंने लगभग 20 मिलियन किसान सरकार के सीधे संपर्क में आए और उनकी सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार है। कितने लोग, 20 मिलियन, मतलब भूमि सुधार में सहायता मिली, ठीक ना। इससे बिचौलियों का अंत हुआ। आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए हम पहला पढ़ लिए, पर देखिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग जहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। टॉपिक पर हम लोग आते हैं जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था। ये अभी खत्म हो गया, बिचौलियों का अंत खत्म हो गया, काश्तकारी सुधार पढ़ना, ठीक है। बिचौलियों का अंत हमने क्या देखा है, बिचौली के अंत में प्रस्तावना में आपको लिखना है कि आज़ादी से पूर्व अंग्रेज़ों ने कई सारी योजना लागू की थी, जिसमें से रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था, जिसमें से बिचौली को स्टार्ट करके ऊंचे लगान वसूले जा रहे थे, जिससे खेती का स्तर गिर गया और गाँव को पलायन हुआ, जिससे खेती की मांग बढ़ी और कृषि उत्पादकता में कमी हो गई, ठीक ना। सर्वप्रथम सुधार के लिए 1948 में शुरू किया गया था, कहाँ पर, मद्रास में। और मद्रास में शुरू किया गया था, 1972 में पूर्णतः अंत कर दिया गया, ठीक ना। पूर्णतः अंत करने में किसकी भूमिका रही, न्यायपालिका के, जो क्षतिपूर्ति किया गया। न्यायपालिका का पूर्णतः अंत करने के बाद 20 मिलियन किसान सरकार के सीधे संपर्क में आए और उनको भूमि दिया गया। समझ में आया, ये पूरा टॉपिक आप लोग का बिचौलियों का अंत खत्म हो गया। दूसरा पढ़ना है काश्तकारी में सुधार, ठीक ना। चलिए इसको हम शुरू करते हैं, काश्तकारी में सुधार। तो काश्तकारी में सुधार शुरू, हाँ ये, चलिए एक मिनट, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेनेंसी रिफॉर्म। रिफॉर्म माने सुधार, ध्यान रखिएगा, रिफॉर्म मीन्स सुधार होता है। चलिए देखिए, टेनेंसी काश्तकारी या बटाईदार, बट ना बीच में, लगान का नियम, देखिए ऊंचे लगान वसूल देते हैं, ठीक है ना। ऊंचे लगान वसूल, जमींदारी आदि बिचौलिया आदि के अंत में बावजूद भारतीय कृषि में शोषण रहा, ठीक है ना। जमींदारी 1972 में खत्म करने के बाद क्या हुआ, शोषण अभी भी हो रहा था, ठीक ना। जैसे भूस्वामी काश्तकारों ने बहुत ऊंचे लगान वसूल रहे थे, ठीक ना। अब योजना के अनुसार 20 से 25% लगान चाहिए था, लेकिन ना 60 से भी अधिक % मतलब वसूले जा रहे थे, ये आ रहा था, ठीक है ना। जिसे इसमें लिखा होगा, वर्तमान भूस्वामी काश्तकारों को ऊंचे लगान वसूल रहे थे। पूर्व योजना आयोग, ठीक है ना। योजना आयोग कब लागू हुआ था, भारत में
1950 15 मार्च 1950 को योजना आयोग लागू किया था, जिसको अब बदल कर 2015 में क्या गया नीति आयोग। 2015 में नरेंद्र मोदी क्या किया, इसको नरेंद्र मोदी ने इसको लागू किए और ये इसको नीति आयोग अपना हो गया, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसको लागू किया 1951 में। अगर ये योजना के अनुसार कितना होने चाहिए था, 20 से 25% तक हो सकता है, लेकिन भारतीय अधिकांश मामलों में 5% के आसपास देखने को मिलता है। भारत में लगान का नियमन नहीं होने के कारण निम्न 2 कारण को तय माना जाता है। नियमन नहीं हुआ क्यों, 2 कारण है। 2 कारण में क्या क्या है ये देखते पहले। 2 कारण, काश्तकारों की कमजोर आर्थिक स्थिति और उनके आर्थिक सशक्तिकरण का ध्यान नहीं देना। भारत में जनसंख्या के दबाव कारण भूमि का सापेक्षिक रूप में कमी। भारत को एक लैंड हंगरी रिफॉर्म कहा गया, लैंड हंगरी कंट्री कहा गया, लैंड हंगरी भारत को कहा गया इससे, ठीक है ना, क्योंकि सुधार नहीं हो पाया। इसके 2 कारण थे, पहला एक कमजोर आर्थिक स्थिति, दूसरा है जनसंख्या के दबाव के कारण, ठीक है ना। अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये देख लीजिए, अब काश्तकारी का स्थायित्व, ठीक है ना। पहला देख लीजिए उसमें लगान का नियम, लगान का नियमन होने के बाद भी अधिक लगान वसूला जाता है। 20 से 25% तो चाहिए था योजना के अनुसार, लेकिन 50 से भी अधिक वसूला जाता है। जिससे 2 नियम था, कम आर्थिक स्थिति, दूसरा हो गया दबाव, ठीक है ना। अब काश्तकारी का स्थायित्व, इसके अंदर ये सोचा गया कि भूस्वामियों को काश्तकारी के बार दी जाने वाली बेदखली को रोका जा सकता है, ठीक है ना। उपयुक्त संदर्भ में राज्य को निम्न बातों को समान रूप से ध्यान में रखा गया, ठीक है ना। केवल कानूनी प्रक्रिया से ही काश्तकारी की बेदखली काश्तकारों की बेदखली की रोकी जा सकती है, कानून की प्रक्रिया द्वारा। दूसरा है खुद का पर्सनल कल्टीवेशन की बेदखली का आधार हो सकता है, खुद काश्त को बेदखली का आधार हो सकता है। यदि काश्तकार की बेदखली की जाती है तो भूमि का एक भाग काश्तकार के लिए छोड़ना होगा, ठीक है ना। सर मान लो काश्तकार वे लोग हो गए जो कहीं ना कहीं कई सालों से उसको जोत रहे हैं, ठीक है ना, उसको अपना कार्य कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। उनको नीति द्वारा खत्म कर सकता है, या बेदखली के आधार पर, या बेदखली की जाती है भूमि का एक भाग उनको देना पड़ेगा, ठीक है ना, जिससे वो छोड़ देंगे। इस भूमि का सुधार निम्न से सफलता नहीं मिली, ठीक है ना। सफलता ना मिलने का कारण देखते हैं क्या क्या हुआ। पर 1 मिनट लगता है गलत आ गया, 57, ठीक है ना। सफलता न मिलने का क्या कारण था ये देखते हैं, ठीक ना। पहला स्वैच्छिक समर्पण की समस्या थी, ठीक ना। खुद कास्ट को ठीक से परिभाषित नहीं किया कि कौन सा खुद कास्ट व्यक्ति है कौन सा नहीं है। अब पर्याप्त भू अभिलेखों की कमी थी, ठीक ना। ये कारण हो गया जिससे ये भी सब काश्तकारी की स्थायी तो नहीं हो पाया, ठीक ना। अब आगे देखते हैं इसमें भूमिका नहीं 1 मिनट, ये देखना स्वामित्व संबंधी अधिकार। स्वामित्व माने अपना अधिकार, ठीक है ना, अपना अधिकार उसको कहते हैं। ये लंबे समय लगभग 12 वर्ष से किसी खेत को जोतने वाले लोग, ठीक है ना, स्वामित्व संबंधित करवाने जिसको सबसे अधिक बार खेत को जोतता है। मतलब कोई व्यक्ति जो 20 साल से उसको जोड़ रहा है तो वो खेत उसका हो जाएगा, ठीक है। देखिए लंबे 12 वर्ष से किसी खेत को जोतने वाले भूस्वामी बनाना, ठीक ना। पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक आदि राज्यों में विशेष सफलता देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन बरगा चलाया गया, ठीक ना। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन बरगा, जिससे बरगदार। भारत की कृषि योग्य भूमि में 4% भाग ही स्वामित्व संबंधी अधिकार मिल पाए। इसके 4% इसमें भी सफलता हमें प्राप्त हो पाई। कारण था राजनीतिक शिक्षा की कमी थी, भूस्वामी को दबाव था। ये 2 कारण महत्वपूर्ण था। अब लास्ट आ गया इसमें भूमि का पुनर्संगठन। अब भूमि का पुनर्संगठन का सामान्य अर्थ होता है कि अलग अलग भूमि का छोटे छोटे खेतों की समस्या का समाधान करना। जैसे कि मान लीजिए कि अब इसमें कई सारे छोटे जो खेत है, ठीक है ना। खेत के लिए अब उत्तराधिकारी, भारत में उत्तराधिकारी की व्यवस्था समाज में चलता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एक खेत है, इसे खेत है ये, इसमें 4 लड़के हैं, ठीक है ना। इसके 4 लड़कों को बटा गया। अब ये इस बेची को 4 लड़के इसके में बटा गया, इसके भी 4 इसमें भी बटा गया, ठीक है ना। ऐसे करते करते खेतों का आकार क्या होगा, छोटा आ गया। इसके समाधान के लिए कई सारे उपाय पुनर्गठन किया गया, ठीक है ना। जिसमें कृषि भूमि का उप विभाजन, सब डिवीजन और उपखंडन, ठीक है ना। अपखंडन या उप विभाजन। यदि कोई खेत छोटे टुकड़े में विभाजित हो जाए तो उसको उप विभाजन कहते हैं। उप विभाजन मतलब छोटे छोटे टुकड़े में विभाजन हो जाए उसको उप विभाजन कहा जाता है, ठीक है ना। यदि किसी प्रकार का व्यक्ति भूस्वामी तो अलग अलग स्थानों पर बिखर जाए तो उसको उपखंडन मतलब होता है कि उपखंडन मतलब एक जैसे खेत हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना, दूसरा खेत यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो गया उपखंडन। अब उप विभाजन क्या होगा, ये खेत यहीं पर है, आज को बराबर में टुकड़ों कर दिया, हो गया उप विभाजन। समझ में आया, ये 2 चीज़ें, ठीक है ना। इस पर यदि भूस्वामी तो अलग अलग स्थानों पर बिखर जाए तो उसे उपखंडन कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान देते पहले। इसमें भारत में खेतों का औसत आकार निरंतर पतन उन्मुखी, पतन मतलब छोटा हो रहा है, पतन की ओर से है। क्या कारण इसका, 1991-92 की रिपोर्ट में 1.41 हेक्टेयर लोग थे जोतने वाले, 2015 साल में 1.1 हेक्टेयर में छोटा हो गया था इसमें खेत।
इतने देखो 20 साल में ही खेत का आकार इतना छोटा हो गया। भारत में खेतों की कुल संख्या सीमांत और लघु जोतों की भूमिका बढ़ती जा रही है, मतलब लघु छोटे खेत को जोता जा रहा है, ठीक है ना, सीमांत किसान हो गए। इस जोतों की कुल संख्या लगभग 86% का योगदान करती है। 1 हेक्टेयर से कम सीमांत कहा जाता है, 2 हेक्टेयर से कम उसको लघु कहा जाता है, 4 हेक्टेयर से कम उसको लघु माध्यम, 10 हेक्टेयर से कम अगर भूमि हो तो उसको माध्यम, और 10 हेक्टेयर से अधिक तो बृहद, ठीक है ना। तो ये मतलब कह रहा है कि सीमांत और लघु में वृद्धि हो रही है। 1 हेक्टेयर से कम और 2 हेक्टेयर से भी कम जमीनें मतलब खेत हो रही है, ठीक है ना, छोटा छोटा खेत हो जा रहा है। इसमें उप विभाजन आपके अब उप विभाजन अपगठन का मुख्य कारण क्या होगा? अब सोचिए कि उप विभाजन का मुख्य कारण क्या होगा कि तब परिवार की देखिए उत्तराधिकारी का नियम हो जाएगा, जनसंख्या का दबाव, संयुक्त परिवार का पतन हो गया, मतलब ज्वाइंट फैमिली होता है ना कि हम लोग ज्वाइंट फैमिली से, तो उसका पतन खत्म हो जाना, किसानों का ऋणग्रस्त, किसानों पर ऋण हानि, ठीक है ना, किसानों पर उधारी उसको कहता है अपनी भाषा में। उप विभाजन और उपखंडन, खेतों का आकार छोटा हो जाता है, उत्पादक कम हो जाती है, प्रबंधन और कठिनाई बढ़ जाती है, कृषि लागत ऊँची हो जाती है। इसका मतलब होता है कृषि में अगर जुताई करते हैं उसको अधिक देना पड़ता है, सीमा संबंधी विवाद बढ़ जाते हैं, भूमि बर्बाद हो जाती है, गैर कृषि कार्य में भूमि प्रयोग को बढ़ावा होता है, छिपी प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना। ये देखिए ये दिखाया गया है ना, टोटल प्रोडक्शन इतना हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद लेबर क्या हो रहा है, लेबर की कहीं वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। देखिए प्रोडक्शन में कमी होती जा रही है, यहाँ पर ठीक था, यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो ये नीचे हो रहा है, अब ये कमी हो गई है, लेबर में वृद्धि हो गई, ठीक है ना। मतलब कि ये हो गया, दिखा रहा है कि ऊँची लगान बढ़ जा रही है, ठीक है ना, ऊँची लागतें बढ़ जा रही है खेती करने में। आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए अब जो है छोटे खेतों के लिए समाधान क्या किया गया है, चकबंदी का व्यवस्था किया गया है। चकबंदी यानी खेतों को एक वन में चकबंद करना, एक में लेक में लाना, जैसे कि लोगों को स्वामित्व में बदलाव कर, लोगों को मन में बदलाव कर, छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदलाव करने की प्रक्रिया को चकबंदी का मतलब होता है छोटे छोटे जो खेत है उसको लोगों को सहयोग कर उस छोटे खेत को बड़े खेत में बदलने की प्रक्रिया को चकबंदी कहा जाता है। चकबंदी अनिवार्य ऐच्छिक हो सकती है। भारत में चकबंदी कुछ राज्यों में ही अधिक सफल हो पाई, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में सफल हो पाई। भारत में चकबंदी की कम सफलता के पीछे कई कारण उपलब्ध रहे, जिसमें मान लो इसमें शिक्षा का अभाव, कमी होएगा, भूमि निर्णय, इसमें सरकार द्वारा चुने जाने की कमी, ठीक है ना, कई सारे जिसको देख लेते हैं इसमें लिखा होगा, ठीक है ना। 1 मिनट देखेंगे क्या करना, पहला भूमि के मूल्यों का निर्धारण की समस्या, ठीक है ना, भूमि के मूल्यों का निर्धारण नहीं हो पाया था। दूसरा काश्तकारों को बेदखली का डर, कई खेतों का अत्यंत छोटा आकार, अनिवार्य चकबंदी के नियमों की कमी हो गया। अब सरकारी सहकारी कृषि में दोनों साथ मिलकर करने वाली कृषि पर हम कहते हैं सहकारी कृषि। देखिए इसमें लिखा हुआ कंपैरेटिव फार्मिंग, ठीक लिखा है ना, कंपैरेटिव फार्मिंग। सहकारी कृषि स्वामित्व में बदलाव किए बिना, मतलब लोगों को बदलाव किए बिना सामूहिक रूप से कृषि कार्य करती है। सामूहिक मिलजुल कर कार्य करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सहकारी कृषि, साथ करने के। उपयुक्त संदर्भ में किसान राज्य सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत एक समिति का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किया गया है, ठीक ना, रजिस्ट्रेशन। इस प्रकार सहकारी कृषि न केवल छोटे खेतों की समस्या का समाधान होता है बल्कि कृषि कार्य संगठित भी हो जाता है। कृषि कार्य संगठित हो जाता है, इससे क्या होता है, संगठित हो जाता है। चलिए इसको आज ये टॉपिक हम ख़त्म ही कर देंगे क्योंकि ज़्यादा समय लेने का क्या फ़ायदा है। मुश्किल से ये आधा 30 मिनट का वीडियो होगा, इसमें एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। आप नोट्स भी बना सकते हैं देख देख के, जो नहीं समझ अपने भाषा में हम समझाने का प्रयास किया, अगर नहीं समझ में आया है तो उसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। और कमेंट कीजिए, फिर से ट्राई किया जाएगा अच्छे अपने भाषा में एक टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है ना। इससे क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि नोट्स के साथ भी ऐसे कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। 3 घंटा 4 घंटा का वीडियो देखने का कोई आजकल औचित्य नहीं रह गया। आप देखिए, नहीं समझ में रहा तो कहीं ना कहीं एक बार कमेंट कीजिए, फिर से बनाया जाएगा इस पर वीडियो, ठीक है ना। इतना इजी कोई साइंस नहीं है कि इसमें थर्मल फिजिकल है, ये है वो है फलान ठिकान, सबसे ईजी कंसेप्ट होता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। ये तो समझ लिया हम लोग, ठीक है ना। दूसरा पहला है चकबंदी समाधान करेंगे, दूसरा है सहकारी कृषि, और तीसरा क्या व्यवस्था हो गया, तीसरा हो गया सहकारी कृषि में कितने लोग सहमत दे पाए, ये पहले देख लेते हैं। भारत में केवल 2% लोग हैं, 2% लोग जुड़ पाए। कई कारण थे इसमें, इसकी समस्या के कई कारण थे। कई प्रकार व्यवहारिक समस्या जैसे कि लाभों का मजदूरी का निर्धारण नहीं किया गया, किसानों को शिक्षा की कमी थी, समितियों के पंजीकरण में विलम्ब, स्वामित्व संबंधी नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व की कमी थी। और चौथा क्या, लीजिंग की व्यवस्था, ठीक ना। लीजिंग मतलब देखिए नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें कोई व्यक्ति भूमि का निश्चित समय अवधि के लिए, समझ में आएगा। लीजिंग मतलब यह होगा कि हमारी एक भूमि है, ठीक है ना, ये किसान है, छोटा किसान है, तो हम अपनी भूमि इसको दे रहे हैं,
ठीक है ना, कि आप लीजिए 12 साल 10 साल के लिए इस पर खेती कीजिए, आधा आप रखिएगा आधा आप रखिए, ये लीजिंग की प्रक्रिया होगी, जिससे लोग अपनी खेती किसी और देते हैं, जिससे वो भी उसका आजीविका चलती है, अपनी भी कार्य चलती रहती है। जिसमें देखिए एक निश्चित समय अवधि के लिए किसी कार्य के लिए दिया जा सकता है। इसके भूमि स्वामित्व को चुनौती नहीं दी सकती। भूमि स्वामित्व के लिए वो होगा कि वो भूमि का ही उसी का ही रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा। ठीक है, लीजिंग से न केवल छोटे खेतों के बड़े खेतों में बदला जा सकता है, बल्कि कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ उन लोगों को पहुंचा जा सकता है जो वास्तविक रूप में कृषि कार्य करते हैं। मतलब कि मजदूर हो गए, कृषि कार्य करते हैं, उनको लाभ प्राप्त होगा इस लीजिंग से। ठीक है ना, लीजिंग से यह हो सकता है कि अच्छी भूमि का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथों में हो जाए। इसके लिए सीलिंग की सीमा लीजिंग पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, देखिए भूमिहीनों निर्धनों कृषि का वितरण, लास्ट हो गया हदबंदी। ठीक है ना, हदबंदी समझिए, हदबंदी। ठीक है ना, सीलिंग क्या है? सीलिंग में राज्य सरकार प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार को भूमि स्वामित्व का अधिकतम सीमा निर्धारित करती है। ठीक ना, मतलब कि सीलिंग का सामान्य अर्थ होगा कि एक व्यक्ति पर एक सीमा निर्धारित की जाएगी, आपके कितने खेती कर सकते हैं, कितना आय प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी परिवार के किसी पास अधिक भूमि पाई जाती है तो अतिरिक्त भूमि को सरप्लस लैंड, जो अधिक मतलब कि मान लीजिए इस परिवार में 10 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए, लेकिन अगर 20 हेक्टेयर है, इसको 10 हेक्टेयर भूमि को लैंड से सरप्लस कहा जाएगा। ठीक है ना, अधिक है, इसका अधिग्रहण कर लिया जाएगा, सरकार इसको अधिग्रहण कर लेगी उस भूमि को। उसी प्रकार अधिग्रहित भूमि का वितरण भूमिहीनों में किया जाता है। इस प्रकार SC/ST को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें SC/ST को इसमें आरक्षण की व्यवस्था है, SC/ST की प्राथमिकता दी जाती है। भारत में हदबंदी के लिए कई विशेष सफलताएं देखने को मिलती हैं। भारत में लगभग 68 लाख एकड़ भूमि को सरप्लस लैंड, ठीक है ना, जो जिसके पास अधिक है उसके पास 68 लाख भूमि को सरप्लस लैंड घोषित किया गया है। इसमें से लगभग 59 लाख एकड़ का अधिग्रहण और लगभग 49 लाख एकड़ भूमि का वितरण किया जाता है, किया गया है। ठीक ना, वितरण में लोगों को बांटा गया है। हदबंदी कम से कम सफलता के कई कारण हैं, जिसमें से पहला है 1972 के परिवार के स्थान पर व्यक्ति पर लागू करना। ठीक है, इसे ये व्यक्ति पर लागू किया गया ना कि परिवार पर। चैरिटेबल ट्रस्ट धार्मिक संस्थान इसमें नहीं ऐड किया गया कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसमें मान लो ये भूमि होगा, इस पर 20 हेक्टेयर है, वो बोल दे कि चैरिटेबल का ट्रस्ट है। ठीक है ना, ट्रस्ट हो गया ये चैरिटेबल का, ये धार्मिक संस्थान हो गया, किसी मंदिर हो गया, कुछ होगा, इस पर ये लागू नहीं किया गया। भूमि में बेनामी और अन्य हस्तांतरण आदि, ठीक है ना, भूमि में बेनामी और अन्य हस्तांतरण आदि, ये रहा भूमि सुधार के लिए। तो हम देख रहे थे इसमें क्या क्या पढ़े हम लोग आज के टॉपिक में। आज हम क्या पढ़े हैं, ठीक ना, आज हम लोग पढ़े GS 3 का पहले सिलेबस देखे क्या क्या है। तो हम लोग पहले टॉपिक इकोनॉमी स्टार्ट किए, इकोनॉमी किसका, मेंस का। ठीक है, मेंस में देखें कि हम क्या क्या पढ़ना है। तो भूमि सुधार हम लोगों ने शुरू किया, लैंड रिफॉर्म, ठीक है, लैंड भूमि सुधार। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि भूमि सुधार में क्या क्या प्रक्रिया की गई। ठीक है ना, इसको टॉपिक हम लोग रिविज़न, उसको शॉर्ट रिविज़न कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, शॉर्ट रिविज़न उसको हम लोग कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसको 1 सेकेंड इसको पहले मिटा लें, ठीक है ना, उसके बाद हम शॉर्ट रिवीजन इसका कर लेंगे। 1 मिनट, इसको शॉर्ट रिवीजन हम कर लेंगे। तो कोई ज़्यादा हार्ड तो नहीं लगा, मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है ना, पर देख लेते हैं इसमें हम लोग क्या पढ़े। ठीक है ना, टॉपिक ही देख लेते हैं। 1 सेकेंड, हाँ देखिए वो सेकेंड, तो देखिए ये रहा हम लोग का टॉपिक। ठीक है, हम पूरे भूमि सुधार में कई सारे विषय वस्तु, ठीक ना। इसमें पहला क्या है, बिचौलियों का अंत किया गया। ठीक ना, जितने सारे बिचौलिए उसका क्या किया गया, अंत किया गया। ठीक है, अंत किया गया, बिचौलियों का अंत किया गया। उसके बाद है काश्तकारी की समस्या को दूर किया गया। ठीक है, काश्तकारी की समस्या को दूर किया गया। तब उसके बाद भूमि का पुनर्संगठन, ये टॉपिक देख लिया और एक कुछ चीज़ को डिस्कस कर लिया। अगर आपको क्लियरली नहीं हुआ है तो कमेंट कीजिए और 2-3 बार इस वीडियो को मेरी बात मानिए और देखिए, यहीं से आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। अब भूमि सुधार से जो टॉपिक का जो क्वेश्चन है, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक ना, हम आपको बता दे रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, आप पढ़ के आ जाइएगा। ठीक ना, भूमि सुधार के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होगा ये हम बता दे रहे हैं। देखिए, भूमि सुधार कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी पढ़ेंगे, सब्सिडी नेक्स्ट टॉपिक में होगा और भूमि सुधार का हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आज इस वीडियो को इतना ही रोकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप अगर दिल से पढ़ते हैं तो ज़रूर समझ में आएगा, कोई इसमें भारी नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। और ये समझ में नहीं आएगा तो मैं कम ही ऐसा करता हूँ कि कोई भी समझ में आ सकता है। अगर नहीं आया होगा तो ज़रूर इस कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।